Hello, dear students. Students, we are studying about electrostatics. Today, we have to study about gold leaf electroscope and Coulomb's law. Let's come to study gold leaf electroscope. What is gold leaf electroscope? बेटा सिंपल सी बात है, gold leaf electroscope is a simple device to detect charge on a body and to identify the charge on that body. Dear students, it consists of gold leaves. It consists of gold leaves attached at one end to the brass rod or any conducting rod. The second end of rod is attached to a brass cap or knob, a spherical metallic या conducting body यहाँ पे होती है, and this rod is held inside a glass jar. This rod is held inside a glass jar as shown in figure. Let's come the use of gold leaf electroscope. First use is that to detect the charge on a body. To detect the charge on a body. बेटा कैसे डिटेक्ट करते हैं? Initially, these leaves are neutral. They are like this. They are touching each other. But as we bring a charged body in contact to the knob or cap, this charged body come in touch of brass cap. Charge moves to gold leaves through the brass rod. ब्रास रॉड के जरिए चार्ज गोल्ड लीफ तक आता है. दोनों लीफ पर सेम चार्ज, बोथ द लीव्स एक्वायर सेम पॉजिटिव चार्ज. दोनों पत्तियां, दोनों लीव्स सेम पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती हैं, जिसकी वजह से इनके बीच रिपल्सन होता है और ये दूर दूर हो जाती हैं. क्या होती हैं? ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिवली चार्ज बॉडी, उससे नहीं मतलब है. बस सिंपल सी बात ये है, अगर टच में ले आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज ब्रास रॉड के जरिए लीफ तक आएगा, और जैसे ये लीफ तक आएगा, लीफ सेम चार्ज एक्वायर करके एक दूसरे को रिपेल करते हुए स्प्रेड हो जाएंगे. मीन्स इफ ऑन टचिंग द अननोन बॉडी टू द नॉब लीव्स आर स्प्रेडिंग, then we can say the body has some charge. तब हम कह सकते हैं कि बॉडी के पास कुछ न कुछ चार्ज है. यहां पे लिखा है इनिशियली इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी टच्ड द कैप लीव्स रिपेल ईच अदर एंड एक्सपेंडेड आर स्प्रेडेड. ओके, तो इस प्रकार से पता लगाते हैं कि बॉडी पर चार्ज है कि नहीं. अगर पत्तियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे थी पहले वैसे अब भी हैं, तो आप डेफिनेटली समझ जाइए कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ा है, यानी कोई चार्ज बॉडी पर नहीं है. लेकिन अगर पत्तियां स्प्रेड होती हैं, डेफिनेटली स्प्रेड ही होना, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है. अगर स्प्रेड होती हैं तो कहिएगा कि इस पर चार्ज है. बट कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव, अभी तक ये पता नहीं लग पाया. आइए बेटा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा चार्ज इस पर है ना. सेकेंड यूज इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी. चार्ज बॉडी पर कौन सा चार्ज है, कौन से नेचर का चार्ज है, ये पता लगाते हैं. तो बेटा आप सबसे पहले एक काम ये करना है कि इसको चार्ज देना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव सम चार्ज टू दीज लीव्स, है ना. लेट अस कंसीडर वी गिव दीज लीव्स एज पॉजिटिव चार्ज. माना कि हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, गिव सम पॉजिटिव चार्ज टू द लीफ. नेगेटिव भी दे सकते हैं, पर एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं कि माना कि हमने पॉजिटिव चार्ज दिया. बेटा अगर हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया तो होगा क्या, अब चार्ज बॉडी अगर पॉजिटिव होगी, ध्यान देना, जो चार्ज बॉडी दूसरी, द बॉडी विच हैव टू बी एग्जामाइंड it is positive charge or negative charge.
Then unknown body touch the knob. If it is positively charged, then it transfers some positive charge to the leaves, and positive charge on the leaves get increased. Therefore, their spreading also increase. Their separation also increases. यानी अगर पॉजिटिव चार्ज है, पहले से भी यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो कुछ पॉजिटिव चार्ज इस पर और आ जाएगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज इस पर और आ जाएगा, जिसकी वजह से पत्तियां स्प्रेड होंगी। ये पत्तियां क्या होगी बेटा? स्प्रेड होगी। मैंने कहा था इस पर पहले से जो चार्ज हमने दे रखा था बहुत कम, जितना पॉसिबल उतना कम चार्ज दे रखा था, ताकि इससे चार्ज इस तरफ ना जा सके, जो भी चार्ज आए इससे अंदर की तरफ ही आए। पत्तियां स्प्रेड होती हैं तो समझ लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन बेटा अगर ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, इफ दिस इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी, देन नेगेटिव चार्ज कम्स टू द लीफ एंड न्यूट्रलाइजेज द पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज आएंगे लीफ तक, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज ऑन द लीव्स गेट डिक्रीज्ड। और बेटा जब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? जब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? तो बेटा बड़ी सिंपल सी बात है कि पत्तियां पास आएंगी। पत्तियां क्या होंगी? पास आएंगी। मीन्स पत्तियां दूर जाती हैं, स्प्रेड होती हैं, कह दो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, और पत्तियां पास आती हैं तो कह दो कि बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है। वही बेटा जो इसको पॉजिटिव चार्ज दिए थे, अगर पहले से नेगेटिव चार्ज दिए रहे होते तो इसी का अपोजिट होता। नेगेटिव रहता तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी टच करने पे पत्तियां पास आती, और नेगेटिवली चार्ज बॉडी टच करने पे पत्तियां दूर जाती, है ना। तो बेटा सेम सेम है, यहां पर जो चार्ज है वही चार्ज इस पर भी होगा। यानी एक बात इतना समझ लो, इन जनरल कैसे बोलेंगे, क्योंकि जो चार्ज लीव्स पर है, टचिंग बॉडी पर अगर वही चार्ज है पत्तियां स्प्रेड होंगी। जो चार्ज लीफ पर है अगर टचिंग बॉडी पर उसका अपोजिट चार्ज है तो पत्तियां पास आएंगी। तो बस एक ही बात है ना। इफ लीव्स आर स्प्रेडिंग, then you can say that the touching body has same charge as on the leaves. And if leaves are contracting या coming closer, then we can say that the touching body has opposite charge. Okay बेटा, तो ये रहा complete explanation of gold leaf electroscope. बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। बेटा ये रिपेल करते हैं चाहे अट्रैक्ट करते हों, यानी ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं तभी तो रिपेल या अट्रैक्ट कर पाते हैं। ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं तभी तो एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट, ये तभी तो एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो ये कितना फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी जिस फोर्स से ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। तो आइए बेटा देखते हैं कि फोर्स की वैल्यू क्या होती है। तो वो फोर्स की वैल्यू को बताने के लिए कूलॉम्स लॉ है ना। कूलॉम ने ये बताया इफ द टू चार्जेज आर स्टेशनरी, टू चार्जेज आर स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब बेटा समझ लो कि चार्जेज आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। बेटा ये रेस्ट में है या मूव कर रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं तो भी चलेगा, बट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, है ना। ये दोनों के बीच का सेपरेशन कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, तब के लिए इन्होंने बताया इफ टू चार्जेज आर एट रेस्ट देन द फोर्स बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। मैग्नीट्यूड्स मतलब इनके चार्जेस का अमाउंट, वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मैग्नीट्यूड्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम।
बेटा इसको फिर से बोल रहे हैं, आप इस स्टेटमेंट को नोट करिएगा। क्या है, इन्होंने बोला द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में दो बातें हो गई, ये चाहे अट्रैक्टिव फोर्स हो चाहे रिपल्सिव फोर्स हो, दो बात होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब हो गया अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और यही है कूलॉम्स लॉ, इतना याद रखना, इसको नोट भी कर लेना बेटा, है ना। ऑन ये दोनों मैंने लिखा मैथमेटिकली, दोनों को कंबाइन करते हैं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आएगा। टू रिमूव दिस मल्टीप्लाई वी to remove this proportionality we have to multiply a constant Ke Q1 Q2 by R square, Ke Q1 Q2 by R square, where proportionality constant Ke proportionality constant K is known as electrostatic constant. Is known as electrostatic constant. इस Ke को इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट हम निकालने जा रहे हैं बेटा। देखो आर स्क्वायर को ले आकर हम मल्टीप्लाई, Q1 Q2 को लाकर डिवाइड, तो हो जाएगा के ई इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। आर स्क्वायर को ले आया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, Q1 और Q2 आएगा इधर तो डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा एफ आर स्क्वायर बाई Q1 Q2 इज इक्वल टू दिस के ई। ओके बेटा, के यूनिट क्या बनेगी इसकी, के ई की यूनिट बन जाएगी, यानी ऐसा लिखें यूनिट ऑफ के ई इज इक्वल टू, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, अपॉन चार्ज की कूलॉम इंटू कूलॉम, कूलॉम स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हो गई बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर इन एसआई। किस सिस्टम में बेटा, इन एसआई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। सीजीएस में क्या यूनिट हो जाएगी, न्यूटन की जगह पे डाइन लिखा जाएगा, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, कूलॉम स्क्वायर की जगह पर स्टेट कूलॉम स्क्वायर या ESU स्क्वायर लिखा जाएगा। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेट कूलॉम स्क्वायर लिखा जाएगा। ओके, इसकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के ई। तो बेटा के ई की वैल्यू सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करता है, कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है के ई की वैल्यू क्या होगी। तो के ई की वैल्यू इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम दूसरी वैल्यू इसकी जो होती है
9 इंटू 10⁹ होती है। इसकी जो दूसरी वैल्यू होती है के इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ होती है। यूनिट इसकी लिखी जाए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना बेटा। ये के की वैल्यू होती है, मतलब ये SI इसकी ये वैल्यू होती है। बट सीजीएस में क्या है, के की वैल्यू होती है 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्क्वायर इन सीजीएस। तो SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स में के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होती है एंड सीजीएस में के की वैल्यू 1 होती है। तो इस फार्मूले को नए रूप में कैसे लिखेंगे, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं। जहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है ना, इज इक्वल टू ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके बेटा, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये अलग अलग मीडियम की अलग अलग परमिटिविटी होती है। मतलब ये परमिटिविटी क्या है, एक सिंपल सा एग्जांपल लूं बेटा मैं। माना कि आपको कोई बहुत बड़ा बर्डन खींचना है ना, कोई बहुत बड़ा बर्डन खींचना है। अगर एयर में है, वो बड़ी बॉडी एयर में है, उसको आप पुल कर रहे हो, ठीक है। लेकिन उसी बड़ी बॉडी को आपको अगर वाटर के भीतर पुल करना होगा, आपकी मुश्किल बढ़ जाएगी, है कि नहीं। अगर उसी बड़ी बॉडी को वाटर में पुल करना होगा तो आपकी मुश्किल बढ़ जाएगी। वाटर में, ऑयल में या किसी अदर लिक्विड में, अलग अलग लिक्विड में अगर आपको उसे पुल करना होगा तो अलग अलग एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है कि आपको कितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या कम लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार से मीडियम, जिस मीडियम में दोनों चार्जेस रखे होते हैं, वो मीडियम डिसाइड करता है कि ये दोनों एक दूसरे पे ज्यादा फोर्स लगाएंगे, कम फोर्स लगाएंगे। कोई कोई मीडियम होता है जिसमें ये चार्जेस एक दूसरे पे ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाते, किसी किसी मीडियम में एक दूसरे पे ज्यादा फोर्स लगा लेते हैं। तो मीडियम की ये जो प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम ड्यू टू विच फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ड्यू टू विच फोर्स बिटवीन टू चार्जेस varies from medium to medium, varies from force between two charges varies from medium to medium is known as permittivity of the medium। उसे permittivity of the medium कहते हैं। ओके बेटा, तो बेटा देखो इसको हम ऐसे लिख देंगे, permittivity of free space। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट अगर जाननी हो, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन, तो देखिए एप्सिलॉन नॉट को यहां कर दें, फोर्स को यहां कर दें, हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4πF Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सिंपल सी बात, 1/4πF Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। वैसे यहां तक जाने की जरूरत नहीं है, यहां से भी देख सकते हैं, के की यूनिट का रेसिप्रोकल कर दें तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप यहां से निकालना चाहते हैं तो भी ठीक है। हमने क्या बोला, एप्सिलॉन नॉट के यहां एफ को यहां कर दें, हो जाएगा क्या, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा क्या, ऊपर कूलम इंटू कूलम मतलब कूलम स्क्वायर, अपॉन फोर्स का मतलब न्यूटन, डिस्टेंस का मतलब मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बेटा अगर आपसे अगर
कूलॉम्स वाला पूछा जाएगा, आप स्टेटमेंट लिखोगे और यहां तक का डेरिवेशन करोगे। अब बहुत ज्यादा करोगे आप तो वैल्यू ये वाला फार्मूला भी लिख दोगे, ठीक है। इतने के बाद सीधा आप ये लिख दोगे। आपको बहुत ज्यादा पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं देना है ना, लेकिन वो मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। अब k की वैल्यू 9 × 10⁹ यहां रखेंगे, 4 पाई की वैल्यू रख करके यहां लगा मल्टीप्लाई कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, जो कि 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है इन एसआई सिस्टम में, इसे वैल्यू होती है इसकी। ओके, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अच्छा, अगर किसी मीडियम में चार्ज रखा जाएगा, सब मैं इसी इधर वाले को पोर्शन को मैं इरेज करता हूं, है ना। इफ द टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन, इफ द टू चार्जेस आर प्लेस्ड in a medium of permittivity epsilon, then force between them will be equal to, है ना, मीडियम में रखा तो एफ मीडियम, सफिक्स में मीडियम लिख दे रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, सिर्फ एप्सिलॉन रहेगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये वाले को इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं और ये वाले को इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, ठीक है बेटा, ध्यान देना। इफ द चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन, देन द फोर्स बिटवीन देम विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये बेटा जरा एक काम करते हैं, इस वैक्यूम में होने पर जो फोर्स लग रहा है उसमें मीडियम वाले फोर्स से डिवाइड करते हैं। देखिए जरा मिलता क्या है, एक नई क्वांटिटी मिलेगी, जरा देखिएगा, वैक्यूम, है ना, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। बेटा बहुत छोटा लिख रहा हूं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं आप उसको सुन करके आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। एफ सफिक्स में VAC वैक्यूम, एफ सफिक्स में MED मीडियम इज इक्वल टू वैक्यूम वाला फोर्स वहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होल अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बेटा ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, नीचे वाला मल्टीप्लाई में आकर के पलट जाएगा। तो इस चीज को हम यहां लिखते हैं आगे, ये देखिए आएगा एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू, ये पलट जाएगा बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो गया अपॉन 1 इंटू आर स्क्वायर बाई Q1 Q2। एप्सिलॉन नॉट नहीं, यहाँ पे एप्सिलॉन है, सॉरी मैंने नॉट लिख दिया है, मीडियम वाले फोर्स में सिर्फ एप्सिलॉन है, ठीक, एप्सिलॉन। तो कट जाएगा Q1 Q2 से, Q1 Q2 से आर स्क्वायर से कट जाएगा, 4 पाई से कटेगा, बचेगा क्या बेटा, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, जरा आप देखिए, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा एप्सिलॉन यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, चार्जेस के बीच का सेपरेशन चेंज करो, चार्जेस की वैल्यू बदल दो, लेकिन मीडियम की परमिटिविटी थोड़े बदलेगी, मीडियम की जो खुद की प्रॉपर्टी वो बदलने वाली नहीं है। तो फॉर ए गिवन मीडियम एप्सिलॉन इज कांस्टेंट एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आल्सो कांस्टेंट, मींस एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट रहेगा। ये रेशियो परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज ऑलवेज कांस्टेंट, मींस force between two charges in vacuum divided by force between same two charges
प्लेस्ड एट सेम सेपरेशन इन मीडियम इज कांस्टेंट। ये फोर्सेस का रेशियो भी कांस्टेंट रहेगा। इस कांस्टेंट वैल्यू को एक नया नाम देते हैं के, इसे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके बेटा, मीन्स द रेशियो ऑफ permittivity of a medium to the permittivity of free space is known as dielectric constant of the medium. The ratio of permittivity of a medium to the permittivity of free space is known as dielectric constant of the medium. दूसरे तरीके से बेटा कैसे कह सकते हैं? दूसरे तरीके से कह सकते हैं the ratio of force between two charges. The ratio of force between two charges when placed in vacuum to the force between same two charges placed at same separation in the medium is always constant, known as dielectric constant of the medium. बात क्लियर बेटा? ये कांस्टेंट होता है, इसे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो यहां से देखो बेटा एक नया रिलेशन अपने को मिल गया कि एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, लाके मल्टीप्लाई कर दिया। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में फोर्स की वैल्यू जो लिखी जाएगी एफ मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मीडियम में फोर्स के लिए एक और फार्मूला आ गया। और हाँ बेटा, ये ला करके इधर मल्टीप्लाई कर दे एक बड़ा अच्छा सा, नहीं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर की जगह पे F बाई Q, यानी K को लाके इधर डिवाइड कर दें, मीडियम वाले को उधर ले जाएं, एक नया रिलेशन मिल जाएगा अपने को बेटा। वो क्या होगा? एक नया रिलेशन होगा बेटा ये कि F फोर्स इन मीडियम इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन के। बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा लोग। ये क्या? मीडियम में जो फोर्स लगेगा वैक्यूम में लगने वाले फोर्स का अपॉन के टाइम्स हो जाएगा। ओके, जैसे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर वाटर 80 होता है, या 81 भी कहीं कहीं पे लिखा जाता है, 80 होता है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। मतलब चार्जेज को एयर में रखने पे जितना फोर्स लगेगा, अगर माना कि एयर में रखने पर 160 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो उन्हीं चार्जेस को वाटर में रख देंगे तो 160 अपॉन 80 यानी ओनली 2 न्यूटन का फोर्स लगेगा। कितने का? 2 न्यूटन का। समझ रहे बेटा? तो वैक्यूम में जितना फोर्स लग रहा होता है उसका 1/k टाइम्स मीडियम में फोर्स लगता है। तो बेटा इस प्रकार से ये बात जाकर के समझ में आती है कि मीडियम में ले जाने पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करता है कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी। ओके बेटा, ये पूरा कूलॉम्स लॉ का पूरा डिटेल्ड स्टडी हो गया। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में 1 कूलॉम की डिफिनीशन इसी की हेल्प से ले आते हैं। इसी फार्मूले की हेल्प से 1 कूलॉम की डिफिनीशन ले आते हैं। हम कहें बेटा इफ Q1 इक्वल टू 1 कूलॉम एंड Q2 इक्वल टू 1 कूलॉम, R इक्वल टू 1 मीटर, बीच की डिस्टेंस 1 मीटर, देन F will be equal to 1/4 pi epsilon naught 1 into 1 upon 1 स्क्वायर मीन्स F इसकी वैल्यू होती है बेटा 9 इंटू 10⁹9। 1 इंटू 1/1 का मतलब 1 ही आएगा, इतना न्यूटन आ गया। अगर बेटा 1 कूलॉम के चार्जेज 1 कूलॉम के 2 चार्जेज हों, 1 कूलॉम के 2 चार्जेज हों, 1 मीटर के सेपरेशन पे रखे जाएंगे, उनके बीच काम करने वाला फोर्स 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन होगा। तो ऐसे ही 1 कूलॉम की डिफिनीशन बनेगी। कैसे? जरा देखिएगा
कहेंगे टू चार्जेज इफ टू इक्वल चार्जेज placed at a separation of 1 meter, if two equal charges placed at a separation of 1 meter exert electric force on each other of amount 9 into 10 to the power 9 Newton, then their magnitudes will be 1 coulomb of each. Okay, if two charges of equal amount placed at a separation of 1 meter exerts a force of 9 into 10 to the power 9 Newton on each other, then their magnitudes will be 1 coulomb. तब उनका मैग्नीट्यूड 1 कूलम होगा. दिस विल बी द डिफिनेशन ऑफ 1 कूलम ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ. ओके बेटा, ये रहा कूलम्स लॉ का पूरी डिटेल स्टडी. आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिएगा, इस पर क्वेश्चन को करिएगा. आता है तो ठीक, नहीं आता तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर करूंगा. नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग को पढ़ना है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन थ्योरम वगैरह वगैरह पढ़ना है. तो ये नेक्स्ट लेक्चर में. पहले आप लोग इतने अच्छे से तैयार करिएगा. कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताइएगा, है ना. व्हाट्सएप पे कोई भी दिक्कत होती है तो आप व्हाट्सएप पे बताइएगा. डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उससे जुड़ जाइएगा. कोई भी दिक्कत होती है तो बताइए. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.